अनुज, एक तो तुझे इन 8 सालों में एक बच्चा हुआ है, लेकिन वो भी बेटी। अरे, तेरी बीवी को बेटी को ही जन्म देना था क्या? माँ, इसमें नंदनी की क्या गलती है? ये तो भगवान की देन है। अरे, इन 8 साल में हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज रही है, ये क्या कम है? बच्चे की किलकारी गूंज रही है वो समझ में आ रहा है, लेकिन मूर्ख इंसान, इससे हमारा वंश तो नहीं बढ़ेगा ना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज के जमाने में रहकर भी कोई ऐसी बातें करता है? देख बेटा, तू होगा इस जमाने का, लेकिन मैं अपने पुराने ख्यालात के साथ ही रहूंगी। आजकल भले ही लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर चल रही हो, लेकिन सच तो ये है कि घर का वारिस लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है, और हमारे कुल को ये नालायक करमजली लड़की नहीं बढ़ाएगी। शांति और अनुज आपस में बात कर रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान कि उन दोनों की बातें नंदनी सुन रही थी। अपनी सास की बात सुनकर नंदनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपनी बेटी को अपनी गोद में लिए कहती है, हे भगवान, बेटी के नाम से माजी इतना भड़क रही है जैसे इसने पैदा होते ही माजी से कुछ चीज मांग ली हो। अब इसमें मेरी या मेरी बच्ची की क्या गलती है जो माजी मुझे इस तरह के शब्द बोल रही है? नंदनी अपनी गोद में लिए अपनी बेटी को निहारते हुए खुद से बात कर रही थी कि तभी शांति और अनुज उसके पास आते हैं। अरे, अब बच्ची को अपनी गोद में ही रखेगी या फिर मुझे भी देगी? वैसे भी 8 साल में पहली बार हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है। इतना कहकर शांति अब अपनी बहू की गोद से अपनी पोती को लेती है, लेकिन उसका चेहरा देख शांति तुरंत उसे बेड पर रख नजरें फेर कर कहती है, राम राम राम, ये बेटी है या कोयला? कितनी काली बच्ची जन्मी है इसने। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और नहीं तो क्या। अरे, इतना काला बच्चा हमारे पूरे खानदान में कभी पैदा नहीं हुआ, फिर ना जाने ये कैसे पैदा हो गई। बेटी को देख पहले ही मन छोटा हो रखा था, लेकिन अब इसकी शक्ल देखकर गुस्सा भी आ रहा है। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा मेरे बेटे का हो ही ना? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए अपनी पोती के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। अरे, हमारे घर में बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। जो है वो बोल रही हूँ, और इस घर में लक्ष्मी नहीं कुलक्षणी आई है। शांति अपनी भड़ास निकालकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों से अनुज और नंदनी को काफी दुख होता है। पर नंदनी, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। मैं जानता हूँ कि बच्ची हमारी ही है, माँ को तो बोलने की आदत है। अनुज नंदनी को दिलासा देता है, लेकिन नंदनी का मन अब भी शांत नहीं होता। कुछ घंटों बाद अनुज अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर आ जाता है और वो अपनी बेटी की खुशी में पार्टी का प्लान करता है। माँ, मैं क्या सोच रहा था कि हमारे घर में 8 साल बाद बच्चा आया है, क्यों ना इस खुशी के मौके में हम अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखें। कोई जरूरत नहीं है पार्टी वार्टी रखने की, समझा? अगर 10 लोग आएंगे ना तो इस कलमुही को देख यही कहेंगे कि ये तेरी औलाद नहीं है। और हाँ, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम कोई पार्टी करे। शांति का जैसा नाम था वैसा उसका व्यवहार बिल्कुल भी नहीं था। वो पहले अपनी बहू को बच्चे न होने के लिए ताने देती थी, पर जब भगवान ने उसकी गोद भर दी तो शांति अब उसको लड़की और काली होने का ताना देती है। यहाँ तक कि शांति अपने बहू बेटे को घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशी तक नहीं मनाने देती। समय बीतता है और देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन 6 सालों में शांति ने कभी अपनी पोती रीत से प्यार से बात नहीं करी। ऐसे ही एक दिन नंदनी की तबीयत खराब होती है और रीत अपनी दादी के पास कंघी लिए आती है। दादी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, स्कूल के लिए देरी हो रही है, आप मेरे बाल बना दो ना। क्यों रे कलमुही, मैंने क्या तेरा कर्जा खाया है जो मुझे आकर काम बता रही है? चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती है सुबह सुबह अपनी काली शक्ल लेकर। शांति इतनी तेज चिल्लाती है कि रीत डर जाती है और वो रोती हुई अपने माँ के पास जाती है, जहाँ अनुज अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? माँ, वो दादी। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? दादी ने फिर से कुछ कहा क्या? माँ बीमार है और जब मैं कंघी लेकर दादी के पास गई तो उन्होंने मुझे भगा दिया। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अनुज को काफी गुस्सा आ जाता है और वो पहुंच जाता है अपनी माँ के पास। माँ, ये बच्चे से बात करने का लहजा है क्या? तू अपनी माँ से किस तरह बात कर रहा है? माँ, मैं ऐसे ही बात करूंगा। आपने रीत से कैसे बात करी?
अरे बच्चे से ऐसे बात की जाती है क्या? अच्छा, तो उस कल्लो ने तेरे कान में ये भर दिया कि मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया है। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं तुझे भी एक ही बात कहूंगी, अगर तू चाहता है ना कि मैं तेरी बेटी पर गुस्सा ना करूं, तो उस कल्लू को बोल दिया कर मेरे सामने अपनी शक्ल लेकर ना आए, समझा? अपनी माँ की बात सुनकर अनुज को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपनी माँ पर गुस्सा नहीं उतारना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। समय बीतता है और बीतते समय के बाद अब आए दिन घर में रीत को लेकर कलेश हुआ करता था। ऐसे ही एक दिन अनुज अपने ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और हॉल में बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप आज ऑफिस से जल्दी आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नंदिनी के यूं पूछते ही अनुज उसको अपने गले से लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? नंदिनी, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। पर हुआ क्या, आप कुछ तो बताइए। ना जाने किसने हमारे ऑफिस का डेटा लीक किया है, और वो डेटा लीक किसी और के सिस्टम से नहीं बल्कि मेरे सिस्टम से हुआ है। और जब बॉस को ये पता चला तो उन्होंने मुझे फायर कर दिया, तब तक के लिए जब तक कि मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बेगुनाह हैं और इसका सबूत जरूर मिलेगा। नंदिनी और अनुज आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी बात सुनते हुए शांति आ जाती है और हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तू फिक्र मत कर, तेरी बेगुनाही का सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा। तू कहता था ना बेटा, तेरे घर लक्ष्मी आई है, पर देख आज तेरी नहीं बल्कि मेरी बात सच हो गई। इस घर में लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्षणी आई है। माँ बस करो, आप हर चीज में मेरी बेटी को टारगेट क्यों करती हो? मैं क्यों करूंगी किसी को टारगेट? जो सच है वो बताया मैंने। खैर, मुझे क्या। माँ प्लीज अभी यहाँ से आप चली जाइए। शांति वहां से चली जाती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्दों को सुन नंदिनी और अनुज को बहुत बुरा लगता है। समय बीतता है और धीरे धीरे अब अनुज के घर की कंडीशन काफी खराब होने लगती है। ये देख नंदिनी ठान लेती है कि अब वो बाहर जाकर काम करेगी, और वो करती भी ऐसा ही है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब नंदिनी बाहर जाकर काम करने लगती है, लेकिन घर पर अनुज अपनी माँ और अपनी बेटी रीत के साथ रहा करता। ऐसे ही एक दिन शांति अपने कमरे में बैठी आराम कर रही होती है कि तभी उसकी नजर हॉल में खेल रही रीत पर जाती है। शांति कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसे खांसी उठ पड़ती है। तभी रीत अपनी दादी को खांसता देख तुरंत पानी लेकर आती है और दादी दादी पानी पियो, आपको खांसी हो रही है। अरे करम जली कलमुही, तेरे को ही देख रही थी तभी मुझे खांसी हुई है। चल भाग यहाँ से, पता नहीं ये अपनी काली शक्ल लेकर बार बार मेरे सामने क्यों आती है। इतना बोलकर शांति रीत को धक्का दे देती है, पर तभी वहाँ अनुज आ जाता है और अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देख एक बार फिर अनुज अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है, माँ आपने सच में हद पार कर दी है। अरे एक बच्ची पर आप इस तरह से अत्याचार कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप एक औरत होकर इस तरह एक बच्चे पर हाथ उठाती हैं। देख अनुज, मुझे उस कल्लो की शक्ल भी नहीं देखनी, इसलिए तू अपनी कल्लो को यहाँ से ले जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो सिर्फ मैंने इसे धक्का दिया है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे छत से ही फेंक दूं। वैसे भी इसकी माँ का कोई अता पता नहीं होता। पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रही है भिकारन, जो ना तो घर सही समय से आती है और ना ही जाती है। माँ घर के हालात खराब हैं और तुम अब भी उस पर शक कर रही हो। अरे शक ना करूँ तो और क्या करूँ, घर में वैसे ही गरीबी आ रखी है और एक तेरी बीवी है जो अपने घर को ना देख बाहर की दिन दुनिया देख रही है। शांति की बात सुनकर अनुज को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपनी माँ का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। माँ इस तरह नंदिनी पर शक और रीत पर अत्याचार करती हैं। अगर यही हाल रहा तो इस घर में भूचाल आ जाएगा। अनुज खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आती है और जब अनुज भागते हुए बाहर हॉल में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे गिरी है, जिसके बाद अनुज अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है और शांति को पता चलता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है।
पैर में फ्रैक्चर आने की वजह से शांति अब ना तो चल पाती और ना ही कोई दूसरा काम कर पाती, जिस कारण नंदनी और उसकी बेटी रीत ही उसका साथ देती। ये देख अब शांति को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बहू और पोती दोनों से माफी मांगती है। बहू, मैंने तेरे और रीत के साथ न जाने कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा करी। वैसे तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। सास को माफ़ी मांगता देख नंदनी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी सास को माफ़ कर देती है। जिसके बाद शांति भी अपनी बहू और अपनी काली पोती को अपना लेती है। तो वहीं अनुज के ऑफिस से भी स्टेटमेंट आ जाती है कि अनुज बेगुनाह है और इस तरह एक बार फिर अनुज अपना ऑफिस रीजॉइन कर लेता है। महक आज गुस्से में बैठी हुई थी। उसने आज स्कूल की छुट्टी भी कर ली थी क्योंकि उसने अपनी माँ से स्कूल में हो रहे फंक्शन के लिए 200 रुपए मांगे थे, जो कि अनुपमा के पास नहीं थे। दोपहर को जब अनुपमा काम करके वापस आई तो महक को घर में देखकर बोली, ये सब क्या है महक? स्कूल तो जाना चाहिए था, एक दिन की छुट्टी हो गई। क्या फर्क पड़ता है माँ? मेरी कितनी बेइज्जती होती है जब सब बच्चे मैडम के कहते ही पैसे जमा कर देते हैं और एक मुझे हफ्ता 15 दिन लग जाते हैं। सिर्फ 200 रुपए की ही तो बात थी माँ, और मैं कौन सा खर्च करने के लिए मांग रही थी? टीचर ने मांगे हैं। मैंने भी तो मना नहीं किया, बस इतना ही तो कहा था कि एक हफ्ते बाद दे देना। स्कूल में सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे गरीब गरीब कहते हैं, पर आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता मेरी बातों का। और महक की बात सुनकर अनुपमा को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है। अनुपमा एक गरीब औरत थी जो लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी को पाल रही थी। महक की क्लास बढ़ती जा रही थी तो खर्चे भी बढ़ रहे थे और ये बात अनुपमा अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए उसने अपनी एक सहेली से एक और जगह पर काम दिलाने की बात की हुई थी और आज उसकी सहेली ने उसे बोला कि कल सुबह वो उसके घर लेकर जाएगी। फिर अगले दिन, ये ले महक 200 रुपए, लेकिन स्कूल की छुट्टी मत कर बेटी, फिर होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है और ऊपर से पढ़ाई छूटती है। मेरा तो सपना है कि तू पढ़ लिख कर जल्दी से डॉक्टर बन ताकि हमारे भी दिन संवर जाएं। ठीक है मम्मी, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी और देख लेना एक दिन हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। महक को खुश देखकर अनुपमा को भी खुशी होती है। तभी उसकी सहेली घर आकर उसे साथ चलने के लिए कहती है, सुनो काजल, जहां तुम मुझे लेकर जा रही हो वहां पैसे तो ठीक ठाक मिल जाएंगे ना? हाँ भाई, मैं भी तेरे घर की हालत जानती हूँ। वो तो मैं उनके पड़ोस में काम करती हूँ। वो लोग यहाँ पर अभी अभी आए हैं और उन्हें नौकर की जरूरत है। और तेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि वो यहाँ से 3-4 घर छोड़कर ही रहती हैं। मेरी बात मान, सब जगह का काम छोड़ वहीं पर काम करने लग जा। अच्छी सैलरी मिल जाएगी एक ही जगह से, और फिर पड़ोस का मामला भी है। यूं कह लो कि बस हमें तो एक अमीर पड़ोसन मिल गई है। भगवान करे ऐसा ही हो जाए। फिर दोनों एक बंगले पर जाती हैं। वॉचमैन उन्हें अंदर लेकर जाता है और एक जगह बैठा देता है। अभी मालकिन आएंगी तो तुम उनसे मिल लेना। थोड़ी देर में मालकिन जब वहां आती है, अनुपमा हैरानी से खड़ी हो जाती है। अरे अनुपमा, तुम यहाँ? भाई ये तो कमाल ही हो गया, कितने सालों बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तभी प्रिया खुद रसोई में जाती है और खाने पीने का सामान लेकर आती है। आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं मालकिन? मैं तो अनुपमा को यहाँ इसलिए लेकर आई थी कि वो आपको नौकर की जरूरत थी ना। और काजल के ये कहने पर अनुपमा को बड़ी ही शर्मिंदगी होती है और उधर प्रिया को भी बहुत हैरानी होती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ अनुपमा, तुम यहाँ काम के लिए आई हो? आप ये बात भूल जाइए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आपको नौकर की जरूरत है तो क्या मैं ये नौकरी ले सकती हूँ? वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो, घर परिवार में कौन कौन है? आप तो जानती ही हैं, मेरी माँ ने मेरी छोटी उम्र में ही शादी कर दी थी। मेरे पास एक बेटी है
और उसके पिता को गुजरे हुए 4 साल हो गए हैं। अब वो 11वीं क्लास में है। क्लास बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं काम के लिए यहाँ आई थी। बस बस, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये काम मिल गया है। ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है। काजल के साथ जब अनुपमा घर आती है तो वो उससे पूछती है, एक बात तो बता अनुपमा, तू तो इतनी गरीब है और वो इतनी अमीर, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो? मेरे माँ बाबा इनके यहाँ काम किया करते थे। बचपन से ही हम दोनों साथ साथ वहीं खेलकर बड़ी हुई हैं। बस फर्क रहा तो अमीरी और गरीबी का। मेरी गरीबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो तो हमेशा से ही अमीर थी। पर मुझे तसल्ली है, वो लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे उनके यहाँ काम करने में शर्म भी नहीं आएगी। चल, ये तो अच्छा हुआ, तेरी जान पहचान में ही तुझे काम मिल गया। ये कहकर काजल चली जाती है और अनुपमा अगले दिन से प्रिया के यहाँ काम करने के लिए आती है। अच्छा सुनो अनुपमा, तुम बता रही थी ना कि तुम किराए के घर पर रहती हो। मेरी बात मानो, वहां से छोड़ो और यहीं सर्वेंट क्वार्टर में आकर रहने लगो। मुझे भी तुम्हारी जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है। मेरी सासू माँ अक्सर बीमार रहती हैं और हम हस्बैंड वाइफ तो दोनों काम करते हैं, तुम तो जानती ही हो। बस फर्क इतना है कि मैं घर से काम करती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं प्रिया मैडम, पहले आपने मुझे काम दिया और अब आप मुझे रहने के लिए जगह भी दे रही हैं। सुनो, मुझे कम से कम मैडम तो मत कहो। हम दोनों साथ बचपन में खेलकर बड़ी हुई हैं, तुम मुझे दीदी कहो। और तब से अनुपमा प्रिया को दीदी कहने लगी। कुछ दिनों बाद वो अपनी बेटी के साथ सर्वेंट क्वार्टर में आकर रहने लगी। अब महक को भी अच्छा लगता। महक पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल से आकर वो जब अपना काम करती तो कभी कभी प्रिया उसे अपनी खिड़की से काम करते हुए देखती और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन वो जब महक को काम करते हुए देखती है तो उसके पास ही आ जाती है। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? तुम 11th में हो ना? मैडम, मेरा सब्जेक्ट साइंस है और मेरा सपना है कि एक दिन मैं अच्छी डॉक्टर बनूं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा हुआ है। तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताना। और ये सुनकर महक खुश हो जाती है और प्रिया को थैंक यू बोलती है। अनुपमा पूरा दिन घर के काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती। शाम होते ही जब वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में आती तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जिंदगी के कितने साल मैंने कितनी मेहनत की, अब जाकर कहीं पर मुझे अच्छा काम मिल गया है। बस अब महक पढ़ लिख जाए और डॉक्टर बन जाए तो सब ठीक हो जाए। अब मैं 2 पैसे उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी बचा सकती हूँ। मम्मी, क्या सोच रही हो? वो प्रिया मैडम ने बुलाया है, कह रही है कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम आराम से। महक जब प्रिया के पास जाती है तो प्रिया एक केक लेकर बैठी हुई थी। अरे, तुम आ गई? ये लो महक, मैंने तुम्हारे लिए केक मंगाया है। मेरे लिए? लेकिन मैडम, किस खुशी में? आज तो मेरा जन्मदिन नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा जन्मदिन नहीं होगा आज, लेकिन मेरा तो है ना। ये केक ले जाओ और खुद खाओ और अपनी मम्मी को भी खिलाओ। अब ये सिलसिला निकल ही पड़ा। अब कभी भी प्रिया महक की मदद करती, कभी किताबों से, कभी खाने पीने की चीजों से, तो कभी उसे कोई ड्रेस ही दिला देती। अनुपमा कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ा अजीब भी लगता और एक दिन अपनी इस बात को वो प्रिया के सामने रख ही देती है। दीदी, मैं ये नहीं कह रही कि आप महक को कुछ मत दो, लेकिन रोज रोज इतनी सारी चीज देने से उसकी आदत बिगड़ जाएगी और ये आदत तो बुरी होती है ना। जिस दिन आप अपना हाथ उसके सर से हटा लोगी तो ये सारी चीजें मैं उसके लिए कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी इस चिंता को समझती हूँ। मैं भी माँ रही हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? लेकिन आपका बच्चा तो दिखाई नहीं दिया। मेरे पास बेटी थी, लेकिन जब वो 6 साल की हुई
तो उसे बीमारी हो गई और जिसके चलते वो हमारे बीच नहीं रही, और उसके बाद भगवान ने कभी मेरी झोली नहीं भरी। अब महक को देखती हूँ तो लगता है कि मेरी ही बेटी है। अनुपमा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, महक के लिए मुझे ये सब करने दो। मैं चाहती हूँ कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने और फिर मेरी बेटी जैसी बीमारियों से ग्रस्त और बच्चों की देखभाल करे। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे इस बारे में पता नहीं था। अब आप महक के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे समझाइए कि उसे डॉक्टर बनना है। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही महक को इस बारे में बता दिया था और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। अब अनुपमा को बड़ी तसल्ली हो गई थी। महक की पढ़ाई का डर अब उसके मन से निकल गया था, क्योंकि अब सारा खर्चा प्रिया ने अपने सर उठा लिया। और देखते ही देखते कई साल निकलने के बाद एक दिन जब महक डॉक्टर बन जाती है। ये सब आपकी वजह से हो पाया है प्रिया दीदी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैडम, और मैं वादा करती हूँ पूरी ईमानदारी और दिल से सबका इलाज करूंगी। ये सुनकर प्रिया उसे गले लगा लेती है। खाली प्रिया ने ही सब कुछ नहीं किया है महक, तुम्हारी अपनी भी मेहनत है। मैंने देखा तुमने कितने दिलोजान से दिन रात एक करके इस मुकाम को हासिल किया है, और मैं जानता था एक दिन तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। इसीलिए मैंने एक बड़े अस्पताल में अपने दोस्त से बात कर ली है, तुम वहां पर ज्वाइन करोगी। हाँ, आप दोनों ने जो कुछ भी मेरी महक के लिए किया है, उसका एहसान तो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगी। कोई एहसान नहीं किया है हमने, बस एक होनहार लड़की को उसके मुकाम तक पहुंचने में उसकी मदद की है। उसके बाद महक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती है। अब वो मरीजों का इलाज बड़े दिल से करती और 1-2 साल बाद वो भी कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने सर ले लेती है। मैंने सुना है कि तुम 2-3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हो। हाँ मम्मी, मैं उठा रही हूँ। मैं आपको बताने ही वाली थी, ये सब कुछ मैंने प्रिया मैडम से सीखा है। जिस तरह उन्होंने मेरी मदद की है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बच्चों की मदद करूं, ताकि वो भी एक दिन कामयाब हो जाएं और गरीबी से बाहर निकल आएं। तुमने बहुत अच्छा किया। क्या पता था कि अचानक से यूं एक दिन पड़ोस में ही जाऊंगी और नौकरी मिल जाएगी, और फिर वही पड़ोसन हमारे भाग्य को बदल देगी। महक अनुपमा को गले लगा लेती है और उसे आश्वासन देती है कि वो भी प्रिया मैडम जैसी ही बनेगी।